कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग, ए वेरी हाय जितेंद्र, अपना अपना नाम लिख दो यार फटाफट से। जीते रहो बेटा, जीते रहो। विष्णु, गॉड ब्लेस यू। सूरज, विष्णु, जितेंद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अक्षत, ऋषि, ऋषि बहुत बढ़िया। ऋषि, तान्या, गुड इवनिंग एके, ऋषि, त्रिमूर्ति, अभिषेक, प्रांशु, वेल डन गाइस। आयुष, गुड इवनिंग आयुष। पीयूष, मयूरेश, नया नाम है, अच्छा नाम है। जय, आयुष, अमान, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कर रहे हो ना मेहनत? निकालना है फरवरी में जेई, निकालना है अपन को, अच्छे नंबरों से स्कोर करना है। ऐसा स्कोर करना है कि आगे आने वाले जो भी अटेम्प्ट्स हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस फुल ऑन हो जाए, एकदम फुल ऑन। कार्तिक, जेई 2022, अच्छा तुम 2022 के हो। तो बेटा आज जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तो 12th क्लास का है। हाय नमन, हाउ आर यू? स्नेहांजलि, 2023 के लिए हो तुम। 2023 के लिए हो तो चलो, क्लास अटेंड कर रहे हो, दैट इज गुड। कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे ही। वेल डन गाइस, वेल डन वेल डन। दीपक, हर्षित, नियति, अच्छा तुमने 11th कंप्लीट कर लिया है, ओके ओके ओके। टाइम हो चला है, 1-2 मिनट और अपन बाकी बच्चों का वेट करते हैं। तब तक मेरा फेवरेट काम कर दो यार, एक एक मोटिवेशन लाइन लिख दो जिससे तुम्हें भी जोश आए, बाकी बच्चों को भी जोश आए। देखो क्लास में अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चा अगर एक एक आइडिया शेयर करता है रिलेटेड टू मोटिवेशन और एग्ज़ाम और एनीथिंग जनरल इन लाइफ, तो आप अगर खुद के आइडिया पे वर्क करते हो तो आपके पास एक ही आइडिया है। n बच्चे शेयर करते हैं तो आपके पास n आइडियाज़ मिलते हैं। फटाफट से एक एक आइडिया रिलेटेड टू जेई, मोटिवेशन इन जनरल, ऐसी कोई लाइन, एक एक छोटी छोटी लाइन लिख दो। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट दैट लिटिल एक्स्ट्रा। वाह यार, वाह वाह वाह, ये बातें नोट करनी पड़ेंगी तुम्हारी। विदाउट कमिटमेंट यू नेवर स्टार्ट एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू नेवर फिनिश। वेल डन बॉयज। रेस्ट ओनली व्हेन यू आर टायर्ड। नहीं नहीं नहीं, ये लाइन तो मैंने कहीं पढ़ी है, और जो एक्चुअल लाइन है वो शायद ये है कि रेस्ट ओनली व्हेन यू आर डन, व्हेन यू आर फिनिश्ड। जब तुम्हारा काम हो जाए उसके बाद रेस्ट करना है। थक जाओ तो रेस्ट नहीं करना है। क्योंकि 2017 या 15 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली वॉज प्लेइंग वेरी गुड इन द सेमीफाइनल, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच था, और विराट कोहली ने बहुत सारे डबल रन भागे उस इनिंग में। तो इनिंग ख़त्म होने के बाद जब वो कमेंटेटर खिलाड़ी से बातचीत करते हैं तो उन्होंने कोहली से पूछा कि तुम्हारा जो पार्टनर था वो इतना भाग नहीं पा रहा था, तुम बड़े इजीली डबल डबल रन भाग पा रहे थे, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? देन ही सेड कि जब मैं जिम में ट्रेनिंग करता हूँ तो जब मैं बिल्कुल थक जाता हूँ, मेरे शरीर में 1 आउंस ऑफ एनर्जी भी जब नहीं बचती है, उसके बाद मैं 2 किलोमीटर और भागता हूँ ट्रेडमिल के ऊपर। पूरा एकदम पसीना पसीना होने के बाद जब बिल्कुल थक जाता हूँ, जब मेरे में चलने की हिम्मत भी नहीं रहती, उसके बाद मैं 2 किलोमीटर और भागता हूँ ट्रेडमिल पे। दैट्स द डिफरेंस। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो बच्चे नए आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नितेश जाखड़, आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, और जे 2003 में माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 1161। फटाफट से अपन बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस कर लेते हैं। बी ऑन टाइम, वॉच द कंप्लीट लेक्चर। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स। प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज करते जाएं ताकि एक एक चैप्टर आपका डन होता जाए, ठीक है। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट। डू नॉट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज, डू नॉट स्पैम इन द क्लास। माई डाउट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करें। क्रोम या फायरफॉक्स में चलाएंगे तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी। एंड्रॉइड वर्जन 6 या अबव में क्लास स्मूथली चलेगी, और 5 Mbps अगर आपकी नेट की स्पीड है तो क्लास बड़ी स्मूथली चलेगी। तुम खुद की खोज में निकला, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरा वजूद की समय को भी तलाश है। वाह यार, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, गॉट गूज बम्स। चलिए डीपीपी डिस्कस करते हैं फटाफट से। करिए क्या डीपीपी, हो रहे क्वेश्चन अब। लास्ट क्लास में तुमने कुछ कुछ गलत आंसर दिए थे, अब उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अगर करिए आपने तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या? ये देखो यार, ये
ये बंदा कौन है जो स्पैम कर रहा है? 5 नहीं आया। और 5 से पहले कोई डाउट? 5th क्वेश्चन से पहले कोई डाउट? हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। 5th and 6 और हाय दिव्यांश, हाय आयुष्मान। 8, 5th 6 और 8, 7th भी पूछा है किसी ने। चलो 5, 6, 7 और 8 ही डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 6 ही तो क्वेश्चन है यार, 7th और 8 कहाँ से पूछ रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2 tan इनवर्स 1/5, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। इस 2 tan इनवर्स में आप फॉर्मूला यूज करो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 25। और ऐसा होने के बाद यूज करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। डायरेक्ट वाला यूज करना है क्योंकि एक्स वाई जब निकालोगे तो 1 से छोटा आएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 5? नहीं, मेरे पास जो डीपीपी है उसमें तो यार 6 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 4th, चलो देख लो 4th भी देख लो भैया फटाफट से। 4th अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखना ध्यान से देखना 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में पहले तो जो हमें कॉट इनवर्स के अंदर 2/k प्लस k 3k 6k 10k, तो इसकी हमें जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। किसकी? k 3k 6k 10k, इसकी जनरल टर्म निकालनी है। या मैं एक काम करता हूँ 1 3 6 10, इसकी जनरल टर्म निकाल लेता हूँ। देखो पहला वाला तो 1 है, दूसरा वाला 1 + 2 है, तीसरा वाला 1 + 2 + 3 है, चौथा वाला 1 + 2 + 3 + 4 है। दिख रहा है? यानी कि nth टर्म जो भी आएगी या rth टर्म जो भी आएगी वो 1 + 2 + 3 अप टू r आएगी, यानी कि r इंटू r + 1 अपॉन 2 आएगी। इतना पार्ट क्लियर? उसके बाद अपन जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म अगर निकालूंगा तो TR विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स 2/k, तो सब में आ रहा है और अपन ने देख लिया कि यहाँ पे r इंटू r + 1 अपॉन 2 इंटू k आ रहा है। तो ये बन गया 4 प्लस r इंटू r + 1 इंटू k डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है ना, यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम 2k ले लिया अपन ने, लेकिन ये कॉट इनवर्स के अंदर है तो अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया tan इनवर्स में। tan इनवर्स में किया तो उल्टा हो गया, 2k डिवाइडेड बाई 4 प्लस r इंटू r + 1 इंटू k स्क्वायर। याद कर लो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में चाहिए और ऊपर उन्हीं दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो क्या करूँ मैं पहले तो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि ऊपर k/2 बन जाए, नीचे 1 प्लस r इंटू r + 1 इंटू k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बन गया। इसको मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। tan इनवर्स ऊपर है k/2, या ऊपर वाला एक बार मैं छोड़ता हूँ, क्यों छोड़ता हूँ अभी समझ में आएगा। नीचे 1 प्लस, इसको लिखा मैंने r k/2 इंटू r + 1 k/2। क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही k/2 बनता है। r + 1 k/2 माइनस r k/2। ऊपर जो k/2 था ना, ये वाला k/2, उसको अपन ने एज ए डिफरेंस ऑफ 2 थिंग्स लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद अब मेरी जो जनरल टर्म है वो क्या बनने वाली है? TR विल बी इक्वल टू tan इनवर्स r + 1 k/2 माइनस tan इनवर्स r k/2। ये TR है तो T1 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स R की वैल्यू 1 डाली तो ये आया K, माइनस tan इनवर्स 1 डाली तो ये आया k/2। सिमिलरली R की वैल्यू 2 डालूंगा तो बनेगा tan इनवर्स 2 डालने पर 3k/2 माइनस tan इनवर्स 2 डाला तो ये बन गया 2k/2 यानी k बन गया। चलते चलते Tn विल बी इक्वल टू tan इनवर्स n + 1 इंटू k/2 माइनस tan इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन था ये सीरीज का। अब सबको ऐड करोगे तो देखो इस तरह से टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। लेकिन अपन को सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा है, तो n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी का मतलब वो π/2 बन जाएगा। तो ये वाली टर्म तो बन गई π/2 और ये वाली टर्म अकेली बच गई,
यानी कि tan इनवर्स पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स k बाई 2। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन फटाफट से? आई थिंक यही दो क्वेश्चन थे जो थोड़ी सी दिक्कत वाले थे, उसके अलावा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और कोई क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन पूछा है किसी ने। और कोई डाउट है क्या? फटाफट से बोल दो। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जल्दी से बताना। नहीं है, नहीं है, नहीं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस। पक्का क्वेश्चन आता है, पक्का 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 पक्का, या कहीं ना कहीं यूज में आ जाता है। डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी का मर्ज होकर क्वेश्चन आ सकता है। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब मई 2003 में जब मेरा जेईई में सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी। काउंसलिंग करने के लिए आपको किसी आईआईटी में जाना पड़ता था। तो मुझे जाना था आईआईटी बॉम्बे में। तो मैं पहली बार बॉम्बे पहुंचा, बीकानेर से पहली बार बॉम्बे पहुंचा, और पहली बार मैं मीटर वाले ऑटो रिक्शा में बैठा। बीकानेर में जो ऑटो रिक्शा होते थे वो 5 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, इस तरह के ऑटो रिक्शा थे जो फिक्स प्राइस वाले थे। मीटर वाला ऑटो रिक्शा मैंने पहली बार देखा। और मैं चल रहा हूँ, बॉम्बे को देख रहा हूँ, इतने में मीटर की घंटी बजी, टन। मैंने ये देखा कि थोड़ी देर पहले जो 3 किलोमीटर डिस्टेंस, सपोज ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि 10 रुपये पर किलोमीटर टैरिफ था, 10 रुपीज पर किलोमीटर वॉज द टैरिफ। तो 3 किलोमीटर होने का मतलब 30 रुपये हो गए। इतने में घंटी बजी और 3.1 डिस्टेंस होते ही प्राइस सीधा 40 हो गया। मेरे दिमाग में घंटी बजी। मैंने कहा यार, रिक्शा वाले को बोला मैंने, ऑटो रिक्शा वाले को, मैंने कहा यार 3.1 हुआ है तो आपको 1 रुपये बढ़ाना चाहिए ना, सीधा 30 से 40 क्यों कर रहे हो? इस तरह की डिसकंटिन्यूटी क्यों ला रहे हो? तो ऑटो वाला बोला भैया ये मुंबई है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, मुंबई है भैया, ये ऐसा ही होता है। तो जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की अपन बातें करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में एवरी प्लेस पर एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप जो अभी राइट नाउ स्क्रीन देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन जो फ्रेम्स हैं, एक एक करके फोटो आपके सामने आती जा रही है, पर उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है, आंखों को ऐसा लगता है कि सारा कंटिन्यूसली हो रहा है। जो मैं हाथ हिला रहा हूँ वो आपको ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूसली हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आपके सामने फोटोज प्रोजेक्ट करी जा रही हैं। 40 फ्रेम्स पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 20 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में आपके सामने 20 फोटोज आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा है, सब कुछ कंटिन्यूस हो रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट जब अपन को चेक करनी है तो कैसे चेक करते हैं कि किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर तीनों इक्वल आते हैं और तीनों इक्वल टू एक फाइनाइट क्वांटिटी आते हैं, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सिंपल है, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। बस लिमिट निकालनी है लेफ्ट साइड की, राइट साइड की, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक। करते हैं एक फटाफट से सवाल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जेईई मेंस 2007 में आया हुआ। यही पूछ रहा है आपसे कि एफ एक्स कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाई डिफाइनिंग f0। देखो फंक्शन, ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 फिलहाल डोमेन में नहीं दिख रहा है। तो आपसे ये कह रहा है कि इस फंक्शन को मैं ऐसा कुछ डिफाइन कर दूं कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो जो डेफिनेशन दे रखी है वो, और x इक्वल टू 0 के लिए कोई वैल्यू बता दो ताकि फंक्शन बन जाए कंटिन्यूअस। ठीक। निकालो जरा फटाफट से। वेंकटनाथ बेटा, इतना लिखने से कोई फायदा नहीं है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ठीक है। उस टाइम आईआईटी जोधपुर नहीं हुआ करता था यार। आईआईटी जोधपुर तो बहुत बाद में खुला है। उस टाइम सिर्फ 7 आईआईटीज हुआ करती थी। रुड़की भी उस टाइम जस्ट आईआईटी में कन्वर्ट हुआ ही था 1-2 साल पहले।
उससे पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज नाम था उसका, और उसका अलग से एग्ज़ाम होता था। उस टाइम सिर्फ 7 आईआईटीज़ थी। आईआईटी गुवाहाटी वाज द न्यूएस्ट, और उसके बाद आईआईटी रुड़की को आईआईटी का दर्जा मिला था। तो आई हैड टू गो टू आईआईटी मुंबई फॉर काउंसलिंग। 2-0 नहीं यार, पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार। नहीं, 0 नहीं आएगा सर। हर्षित 0 नहीं आएगा बेटा। गुड इवनिंग एरन या आयुष्मान डबल ए कौन है? इन्फिनिटी नहीं, चलो मैं एक सॉल्व कर। रजत का ठीक आंसर आया। रजत का आंसर इज करेक्ट। 1 आएगा बिल्कुल। 1/e भी नहीं आएगा। इज इट 1? यार अपने आप पे भरोसा रखो ना यार, पूछ के लो सर 1 है क्या। यूं बोलो सर मेरा 1 आया है। तो जब तुम ऐसे बोलोगे सर मेरा 1 आया और मैं बोलूंगा करेक्ट, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम बोलोगे सर 1 आएगा क्या, मैं कहूँ हाँ अच्छा अच्छा से ठीक आ गया, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा उससे। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा जब तुम्हारा आंसर बोलोगे सर 1 इज द आंसर, और वो सही निकलेगा, तब मजा आएगा। ठीक, तो अपन फटाफट से पहले क्या निकालते हैं अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मुझे निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें ना तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप की चीज आ रही है, ना कोई मॉडुलस टाइप की चीज आ रही है। जब इस तरह की चीजें आती है, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, तब हमें दोनों अलग अलग लिमिट निकालनी जरूरी है। पर फ्लैट है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बनेगा e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 2x माइनस 1। इसकी लिमिट निकालनी है व्हेन x टेंड्स टू 0। तो एक काम तो बड़ा मुझे इजीली दिख रहा है कि इस e की पावर 2x को मैं 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इतना पार्ट तो 1 हो जाएगा। याद आया स्टैंडर्ड लिमिट, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया। बचा क्या? बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। ठीक, अब एक्सटेंडिंग टू 0 पे x को अगर 0 डाल रहे हो तो देखो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो क्या कर लेना चाहिए हमें डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। डिफरेंशिएट एल हॉस्पिटल रूल लगा लेना चाहिए। तो करो डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर 2x मल्टीप्लाई में आएगा 2, माइनस में आएगा 2, डिवाइड में आएगा 4x। 2 अगर मैं ऊपर से कॉमन निकाल लूं तो बच रहा है e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इस 4x को ब्रेक कर दिया मैंने 2 में और 2x में। समझ गए होगे 2x को अलग से ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एक फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गई है। कौन सी वाली? ये वाली। इसकी वैल्यू होती है 1 और 2 कैंसिल हुआ तो बचा सिर्फ 1। यानी कि f0 को अगर आप 1 के बराबर डिफाइन कर दोगे देन द फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात होती है कंटिन्यूटी की। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट बेटा? तुम्हारे क्वेश्चन इसके गलत होते हैं, तो ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। कौन सा वाला पार्ट बेटा, कौन सा वाला पार्ट? एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल फॉर 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल होता है। स्टेप 2 से सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। देखो सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने, दोबारा कर देता हूं। सेकंड स्टेप में मैंने एलसीएम लिया है। एलसीएम लूंगा तो बन गया e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइड में आया x इंटू e की पावर 2x माइनस 1। मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉल्व करनी है। तो x टेंडिंग टू 0 पे एक बड़ी स्टैंडर्ड सी लिमिट दिखाई दे रही है मुझे, e की पावर 2x माइनस 1। इसको मैं 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, सेम चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और x टेंडिंग टू 0 पे ये वाली चीज किसको टेंड करती है? 1 को। लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, स्टैंडर्ड लिमिट sin x अपॉन x 1 होता है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये भी 1 होता है, ये स्टैंडर्ड लिमिट। उसका ग्राफ भी दिखाया था मैंने। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने डिफरेंशिएट किया है, एल हॉस्पिटल रूल लगाया है। एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया। 2 कॉमन निकाला तो e की पावर 2x माइनस 1 ऊपर बच रहा है, नीचे 4x बच रहा है, उसको मैंने 2 इंटू 2x में ब्रेक कर लिया। क्यों? ताकि फिर से ये ग्रीन वाली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाए। इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, डबल डेरिवेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही तरीका है। क्लियर? स्टेप 4 कौन सा बेटा?
एक्सप्लेन कर दिया ना पूरा एक बार। एल हॉस्पिटल रूल मतलब क्या बताऊं मैं यार। एल हॉस्पिटल नाम का एक बंदा था, उसने एक रूल बनाया था जो मैंने अप्लाई किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ वी हैव टू डिस्कस कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, पूरे इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी की बात की जाए तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और x इक्वल टू ए पे सिर्फ राइट कंटिन्यूस और x इक्वल टू बी पे सिर्फ लेफ्ट कंटिन्यूस। क्या मतलब है, ध्यान से देखना। x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, तो अगर हमें क्लोज इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो ए पे हमें फिर लेफ्ट हैंड लिमिट तो चेक करनी नहीं है ना, क्योंकि लेफ्ट में तो फंक्शन है ही नहीं। उस केस में हमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। उसी तरह से बी पे अगर देखेंगे तो बी पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, इतना ही चेक करना होता है अगर क्वेश्चन में बात हो रही हो कि फंक्शन पूरे इंटरवल में ही कंटिन्यूअस है। ठीक। चलो, तो ये पार्ट अगर क्लियर हो तो जे मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है कि पूरे डोमेन क्या दे रखी है, जीरो से छोटा, जीरो के इक्वल, जीरो से बड़ा, यानी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रखी है। कह रहा है फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, बताओ पी और क्यू कितना आएगा, निकालो फटाफट से, निकालो फटाफट से। आंसर शुड बी बी। कौन से का बी बेटा, कोई ऑप्शन तो दी नहीं मैंने यार। e की पावर 2x इंटू 2 कैसे आया, देखो e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो e की पावर 2x आएगा, मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल से जब 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा। समझ गए? गुड। मैं तुम्हारे ये सारे डाउट तभी पढ़ पाऊंगा जब तुम रिलेवेंट बातें करोगे। बीच बीच में तुम इधर उधर की बातें पूछोगे तो फिर तुम्हारा डाउट मिस हो जाएगा और मैं उस डाउट को क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए काम की बातें करो सिर्फ। पिछला स्लाइड लो, देख लो बेटा। ठीक है, विजय अपना नाम लिखना साथ में बेटा, अपना नाम लिखना साथ में। डबल ए, मैं क्या कह रहा हूं यार, जितना मैं करा रहा हूं एक बार उतना कर लो। ये सारे डाउट्स मैं बाद में क्लैरिफाई कर दूंगा। जीई यानी कि ऋषि का सही जवाब आया। ऋषि तुम बहुत बढ़िया आंसर निकालते हो यार, वेल डन। ऐसे तुम्हारा गड़बड़ है। क्या ना इसको 99 परसेंटाइल इन 1 मंथ। पढ़ाई पे ध्यान नहीं तुम्हारा यार। तुमको लग रहा है कोई जादू मंत्र हो जाए और सर कोई ऐसा फॉर्मूला मुझे बता दें या ऐसी कोई जन्म घुट्टी मुझे पिला दें कि मैं उसको पी लूँ और मेरा 99 परसेंटाइल आ जाए 1 मंथ में। सर कह रहे हैं बेटा पढ़ ले, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। हर्ष तुम्हारा गड़बड़ है। एमटी, ये तुमने बताया नहीं कि किसकी वैल्यू निकाली है तुमने। पीआर, पीआर का सही जवाब, पीआर का सही जवाब है, वेल डन। मयंक का जवाब भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो करें सॉल्व। देखो अब ये वाला जो फंक्शन है ये क्लियरली दिख रहा है कि इसको सिर्फ x इक्वल टू 0 पे ही दिक्कत आने वाली है, और कहीं तो दिक्कत आएगी नहीं ना, और सब जगह तो लिमिट अपने आप एग्जिस्ट कर जाएगी। और इस वाले फंक्शन में भी दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पे ही दिक्कत आने वाली है, यानी कि यहां पे तो मैं निकालता हूं x लेस देन 0 है ना, तो यहां पे तो मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पे मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट। इस लेफ्ट हैंड लिमिट को भी मैं f ऑफ 0 के बराबर करूंगा और इस राइट हैंड लिमिट को भी मैं f ऑफ 0 के बराबर करूंगा। देखते हैं क्या बनता है, समझ रहे हो? तो मुझे निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, और डिवाइड में जो x है उस x को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रही है, कुछ करना पड़ेगा क्या, p प्लस 1 से मल्टीप्लाई और p प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, तो बन जाएगी स्टैंडर्ड लिमिट। अब साइन p प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई p प्लस 1 इंटू एक्स, ये पूरा तो बन गया 1, स्टैंडर्ड लिमिट है, ये तो 1 बन गया, और ये वाला पार्ट भी 1 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है अपनी p प्लस 1 यानी कि p प्लस 2 के बराबर आ रही है। एक पार्ट तो निकल गया। अब p प्लस 2 को करना है f ऑफ 0 के बराबर, यानी p प्लस 2 शुड बी इक्वल टू q। एक रिलेशन आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट अगर निकालूंगा तो यानी कि मुझे निकालना है लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस क्या है ये है x प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3/2। दिख रहा है मुझे कि रैशनलाइज कर लेना चाहिए, यानी कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं किससे, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स और नीचे भी अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से। तो क्या बन रहा है भैया, ऊपर बन गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे बन गया एक्स की पावर 3/2 और अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स। एक्स और एक्स तो कैंसिल हुआ, ऊपर एक्स की पावर 2 है नीचे एक्स की पावर 3/2 है, यानी ऊपर एक्स की पावर हाफ बच रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो एक काम करो, नीचे ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से रूट एक्स कॉमन निकाल लो। रूट एक्स अगर कॉमन निकाल दोगे तो इस वाले रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बच जाएगा और इस वाले के अंदर सिर्फ 1 बच जाएगा। फायदा क्या हुआ, जो इसको 0/0 बना रहा है वो तो कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 डाला तो ये बन गया 1, यानी कि 1/2 बन गया। 1/2 बनते ही मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए q के बराबर। क्यों, क्योंकि कहा था ना ये राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0। तो q की वैल्यू तो हाफ निकल गई। q की वैल्यू जो हाफ निकली है उसको पुट कर देते हैं यहां पर। तो q को हाफ पुट करने पर p+2 इज इक्वल टू हाफ, यानी कि p की वैल्यू आ गई -3/2। मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन पक्का आएगा पक्का। और इसी टाइप के आएंगे, लिमिट निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी और फंक्शन की वैल्यू के बराबर करनी होगी। इतना ही करना है बस, यानी सारा खेल लिमिट निकालने का ही है। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हुआ ये वाला? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक तो होती है रिमूवेबल टाइप और एक होती है नॉन रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल टाइप की कौन सी कंटिन्यूटी होती है, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही हो, ऐसे में अपन उसको बोलेंगे कि ये रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के बहुत सारे कारण हैं। लिमिट इक्वल नहीं आ रही है या कोई एक आध लिमिट इनफाइनाइट जा रही है, ऐसे में अपन बोलेंगे दिस इज ए नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि रिमूवेबल की भी दो फर्दर टाइप हैं। क्या क्या, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट आपको इस तरह का दिखाई देगा। सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह का है, ये x इक्वल टू a, तो दिख रहा है हमें कि a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं या a पे राइट हैंड लिमिट निकालूं तो लिमिट्स तो सेम आ रही है। लिमिट सेम आने का मतलब है तो ये रिमूवेबल टाइप की, लिमिट्स तो सेम आ रही है, लेकिन x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, यानी एक पॉइंट मिसिंग है, इसलिए इसको बोला मिसिंग पॉइंट टाइप डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट, उसी का एग्जांपल अगर ले लूं कि फंक्शन का ग्राफ तो ऐसा था लेकिन x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी डिफाइंड थी, एक आइसोलेटेड पॉइंट था, ऐसे को बोलते हैं अपन आइसोलेटेड पॉइंट टाइप डिसकंटिन्यूटी, और ये भी रिमूवेबल टाइप ही है। बात करते हैं अब नॉन रिमूवेबल टाइप की। नॉन रिमूवेबल टाइप में तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी है। पहली फाइनाइट टाइप, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट, दोनों की वैल्यू फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ अगर देखते हैं अपन, तो स्टेप ऑफ फंक्शन बनता है ना ऐसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है इस तरह का, यहां ऐसा, फिर आता है ऐसा, फिर आता है ऐसा। तो देखो ग्राफ जंप मार रहा है, हर इंटीजर वैल्यू पे ग्राफ जंप मार रहा है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, दोनों वैल्यूज के बीच में कुछ गैप है, इसको बोलते हैं जंप। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, फाइंड द जंप एट x इक्वल टू 1, फाइंड द जंप एट x इक्वल टू 2। तो ऐसे में क्या करना है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, उसको अपन कहेंगे जंप। क्लियर? चैट को थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ कर देता हूं, आप लोगों का बाकी बातों पे ध्यान ज़्यादा है। जो भी डाउट है मैं सारे क्लियर करूंगा, तुम काम की बातें लिखो बस, ठीक? लिमिट क्वेश्चन ऑन मॉडुलस एंड सिग्नम फंक्शन, हाँ, अरे यार
मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर तो कॉन्सेंट्रेट करो, सब कुछ आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ जाएगा, मॉडुलस भी आ जाएगा, सिग्नम भी आ जाएगा। तुम फिर से वही कहानी कर रहे हो, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, तुम कह रहे हो सर रावण कब मरेगा वो देखना है। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, अभी आएगा। दूसरी है इनफाइनाइट टाइप की, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइट। सपोज कल को फंक्शन का ग्राफ इस तरह का बन जाए, ऐसा ग्राफ है किसी फंक्शन का x इक्वल टू a पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है फाइनाइट, लेकिन राइट हैंड लिमिट अप्रोच कर रही है किसको, इन्फिनिटी को। तो ऐसे को बोलेंगे अपन इनफाइनाइट टाइप की नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक। लास्ट इज ऑसिलेटरी टाइप, यानी लिमिट एग्जिस्ट ना करने का क्या कारण है कि लिमिट किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ऑसिलेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 1/x की बात करूं, तो x टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स पता नहीं क्या आएगा। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर इनफाइनाइट बन रहा है। अब जो इनफाइनाइट बन रहा है वो साइन के अंदर जाते ही उसको -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करा देगा, पता नहीं कहां पे वैल्यू आएगी। हाफ भी आ सकती है, 3/4 भी आ सकती है, यानी कि लिमिट की वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी, लिमिट की वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी बिटवीन -1 एंड 1। इसलिए अपन इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो ये थे दो तरह की मेन, क्या क्या, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में मिसिंग पॉइंट हो सकता है या आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है, और नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप, यानी कि दोनों लिमिट फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट टाइप यानी कोई एक आध लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, और ऑसिलेटरी टाइप यानी कि लिमिट की वैल्यू ऑसिलेट कर रही है, हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं कि लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। चैट को ऑन कर रहा हूं, इसका कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तुरंत पूछ लेना, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देता हूं तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। इज इट ट्रू दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इनफाइनाइट सम? नहीं बेटा, देखो अगर ये सम होता तुम्हारे पास 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इन्फिनिटी, इसका सम तो फाइनाइट आता है। क्यों? इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r फाइनाइट आ सकता है। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो तुमने रियल लाइफ में इस तरह के दो रेगुलेटर देखे होंगे पंखे के, ये तो ओल्ड स्टाइल का है, ये ओल्ड स्टाइल का है, ये न्यू स्टाइल का है। इनमें से कौन सा अच्छा, तुम लेट लिखते हो थोड़ा यार। चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, कौन कौन सा पार्ट, ऑसिलेटरी वाला पार्ट और मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। देखो मिसिंग पॉइंट में क्या होगा, मिसिंग पॉइंट में किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, और आइसोलेटेड पॉइंट पे वहां पे डिफाइंड तो होगी लेकिन वो वैल्यू कुछ और आ रही होगी, लिमिट के बराबर नहीं आ रही होगी। ठीक। ऑसिलेटरी लिमिट में देखो, जैसे ये फंक्शन दिया मैंने आपके सामने साइन 1/x, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, या मान लो अगर मैं फंक्शन ऐसा देता एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 1/x when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0। मैं कहता कि k की वैल्यू फाइंड करो सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करते, तुम यही करते ना कि सर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स निकाल लेता हूं, लिमिट की जो वैल्यू आएगी उसी को मैं f ऑफ 0 के बराबर कर दूंगा। लेकिन लिमिट जब निकालने बैठोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/x आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि यार इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। लेकिन ये पक्का है कि इसकी वैल्यू आएगी तो -1 और 1 के बीच में ही। सपोज जो आपने जो बहुत बड़ा इनफाइनाइट नंबर सोचा है वो अगर पाई का मल्टीपल हो रहा होगा तो 0 आ रही होगी, वो अगर π/2 का ऑड मल्टीपल हो रहा होगा तो वैल्यू -1 आ रही होगी, अगर π/2 का इवन मल्टीपल हो रहा होगा तो वैल्यू 1 आ रही होगी। इवन मल्टीपल नहीं, सॉरी 2n + 1 4n + 1 π/2 और 4n - 1 π/2 का अगर टाइप का रहा होगा तो वैल्यू 1 और -1 आ रही होगी। तो वैल्यू बेसिकली ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है बिटवीन -1 एंड 1, पता नहीं वैल्यू क्या आने वाली है। तो ऑसिलेट कर रही है तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन k की वैल्यू क्या लूं ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। ठीक। चलो अब बताओ जरा फटाफट से, ओल्ड टाइप वाला डिसकंटिन्यूअस है या न्यू टाइप वाला है, और
जो भी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो भी बतानी है आपको। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हर टाइप बताना है कि रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, और इनमें से भी सब पार्ट जो है कौन सा वाला है। ओल्ड इज डिसकंटिन्यूअस, करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ओल्ड वाला डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है बताना। ओल्ड स्टाइल, जंप फाइनाइट, जंप नॉन रिमूवेबल, मिसिंग, नॉन रिमूवेबल, फाइनाइट। देखो दिख रहा है ना हमें कि फैन को, रेगुलेटर को 1 पे रखूंगा तो कुछ ये स्पीड आएगी, 2 पे रखूंगा तो कुछ ये स्पीड आएगी, 3 पे रखूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी जंप टाइप वाला आ रहा है। जंप टाइप वाला आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जुगाड़ है, ये वाला, यानी कि ये नॉन रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल और फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी किसमें, ओल्ड वाले में। जंप नॉन रिमूवेबल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिसिंग पॉइंट गड़बड़ जवाब है बेटा, जंप वाली टाइप की है, क्योंकि सपोज 1 पे ये स्पीड आती है, 2 पे ये स्पीड आती है, 3 पे ये स्पीड आती है, इस तरह का जुगाड़ चल रहा है। बहुत बढ़िया। चलो कंटिन्यूटी पे कुछ काम की बातें छोटी मोटी। सपोज दो फंक्शन है f और g और दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो उनको चाहे जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो। डिवाइड करते टाइम ये ध्यान रखना है, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, द रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस। इसका यूज कैसे आएगा, कल को आपको फंक्शन इस तरह का दे दे कुछ, सपोज x माइनस 5 इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 5, आपसे पूछ ले कि x इक्वल टू 6 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, और साइन वाला फंक्शन सिर्फ x इक्वल टू 5 पे दिक्कत देगा और कहीं दिक्कत देगा ही नहीं, तो x इक्वल टू 6 पे तो कंटिन्यूअस आएगा, तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली बोल देना कि दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई से बन रहा है और वो दोनों फंक्शन x इक्वल टू 6 पे कंटिन्यूअस है, यानी पूरा फंक्शन ही x इक्वल टू 6 पे कंटिन्यूअस बन जाएगा। ये फायदा है इस प्रॉपर्टी का। दूसरी बात, एक कंटिन्यूअस हो एक डिसकंटिन्यूअस हो तो प्लस माइनस करने पे पक्का पक्का डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कंटिन्यूअस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि कल को आपको दो फंक्शन दे रखे हों, दो फंक्शन दे रखे हों और दोनों को मिलाकर एक नया फंक्शन बना रखा हो, आपको कहे कि चेक करो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो अगर आप इजीली पहचान पाओ कि यार इनमें से एक डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो दूसरे की लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बोल देना कि पूरा का पूरा फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस आएगा। लेकिन अगर यहां पर मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो फिर पूरे फंक्शन की लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हम जानते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ऑन द अदर हैंड ये एक फंक्शन था, ये दूसरा फंक्शन था, x वाला फंक्शन तो कंटिन्यूअस है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाला डिसकंटिन्यूअस है। दोनों को प्लस माइनस किया तो पक्का पक्का डिसकंटिन्यूअस आएगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कंटिन्यूअस आ भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी आ सकता है। ये काम की बात है। दोनों ही अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो फिर नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी प्लस माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, पता नहीं, कंटिन्यूअस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करूं तो ये वाला फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होता है, ये वाला भी डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर बन जाता है x, और ये वाला फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है। इन द सेम वे ये एग्जांपल और लिया मैंने, क्या ये डिसकंटिन्यूअस, ये वाला भी डिसकंटिन्यूअस, सॉरी ये वाला तो कंटिन्यूअस है, ये वाला डिसकंटिन्यूअस है, मल्टीप्लाई करने पर पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस आ सकता है, कुछ वैल्यूज पर और कुछ वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस आ सकता है। ये थ्योरम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अगर क्लियर हो तो मैं सवाल कराता हूं इसके ऊपर, इंटरेस्टिंग सवाल, और मुझे भरोसा है कि तुम उस इंटरेस्टिंग सवाल का 60% बच्चे सही जवाब दे दोगे। हाँ बिल्कुल, जेई में आता है, दिखाऊंगा अभी, जेई में इसके क्वेश्चन करा रहा हूं ना तुम्हें यार। क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, एक बात और काम की कि दोनों अगर कंटिन्यूअस हो तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस आएगा। कंपोजिट फंक्शन समझते हो ना, कि सपोज एक फंक्शन दिया मैंने e की पावर x और दूसरा फंक्शन दिया मैंने e की पावर साइन x,
तो आपको अगर कोई पूछ ले कि इस फंक्शन e की पावर साइन एक्स नहीं, सॉरी, दूसरा फंक्शन दिया साइन एक्स, तो f ऑफ जी एक्स अगर निकालूं तो वो e की पावर साइन एक्स बन जाएगा। कोई कहे कि भैया चेक करो ये कंटिन्यूस है क्या, चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल देना कंटिन्यूस आएगा। क्यों? क्योंकि e की पावर x भी कंटिन्यूस है और साइन x भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का कंपोजिट कंटिन्यूस बनेगा ही बनेगा, लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस इक्वल टू कंटिन्यूस। 3 बता दो प्लीज। 3 वाला ये कह रहा हूं कि अगर दोनों डिसकंटिन्यूस हो तो कुछ भी डायरेक्टली कहना गलत होगा, आपको हमेशा लिमिट निकाल के चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है या डिसकंटिन्यूस आ रहा है। ठीक, करो जरा, ये देखो क्वेश्चन। तुम कह रहे थे सर इस तरह का क्वेश्चन जेई में आता है कि याद रखा है, देखो दो फंक्शन, एक नया फंक्शन बनाया है जो कि दो फंक्शन के मल्टीप्लाई से बना है, आपको चेक करना है कौन सा कहां पर कंटिन्यूस है। 2 बता दो सर। 2 में ये था बेटा कि एक कंटिन्यूस और 10x का ग्राफ बेटा अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है, जो जो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं है वहां पे डिसकंटिन्यूस है। तो क्वेश्चन फ्रेम करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ यू से कि 10x का ग्राफ कंटिन्यूस है क्या, तो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। कहां कहां पर? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। अगर तुम पूछो कि अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है क्या, तो ये π/2, 3π/2, 5π/2 ये डोमेन में आता ही नहीं है, अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूस होता है। सेकंड पार्ट जो पूछ रहे हो तुम जीएम, सेकंड पार्ट ये था कि एक कंटिन्यूस हो और एक डिसकंटिन्यूस हो, तो प्लस वाला पार्ट तो पक्का पक्का डिसकंटिन्यूस आएगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कुछ कह नहीं सकते, आपको लिमिट ही निकाल के देखनी पड़ेगी। आयुष्मान ने आंसर निकाला है बी, पीआर ने आंसर बी निकाला है बी, एसए ने आंसर निकाला है ए। ध्यान से करो मेरे बच्चों, बहुत ही ध्यान से करो। संदीप ने ये निकाला है, रणवीर कह रहा है सर पक्का भी है, मैं कह रहा हूं बेटा पक्का भी नहीं है। अब बोलो। नहीं 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 नहीं। नहीं यार, तुम लोग ध्यान से नहीं करते हो, जल्दीबाजी बहुत करते हो। कितना जल्दी उत्तर निकाला तुमने। F2 इज डिसकंटिन्यूस राइट। मेरे से पूछो मत, तुम मुझे बताओ, अपना कॉन्फिडेंस शो करो मुझे कि सर मुझे, मेरे हिसाब से पक्का F2 डिसकंटिन्यूस है। गुड इवनिंग बेटा। अब देखो देखो, मैं तुमसे बार बार क्या कहता हूं, बाद में जिनके आंसर निकलते हैं, देखो अब बहुत सारे बच्चों का आंसर डी आ रहा है, देखो डी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। आराम से निकाल लोगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आंसर सही निकलेगा। फटाफट निकालने की कोशिश करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसको क्लोज करके और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज डी। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन बनाया एक्स, दूसरा बनाया ये वाला फंक्शन fx, एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि दोनों का मल्टीप्लाई है या फिर 0 के बराबर है। आपको पूछ रहा है कि fx कंटिन्यूस है या नहीं है, यानी कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसको कंटिन्यूस होने में सिर्फ 0 पे ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, f1x इंटू f2x बन जाएगा x इंटू साइन ऑफ 1/x, जब x 0 नहीं है। तो इसको चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन ऑफ 1/x निकाल लेता हूं। अब x जब 0 को टेंड कर रहा है तो ये वाली वैल्यू तो 0 को टेंड कर रही है, ये वाला पता नहीं, वो वाला आ गया ऑसिलेटरी लिमिट वाला, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन फाइनाइट है, क्योंकि वैल्यू कुछ -1 और 1 के बीच में आएगी। तो इस फाइनाइट नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट की वैल्यू 0 आ जाएगी। किसकी लिमिट है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई की लिमिट निकाल रहा हूं। कहां पर? जब x 0 नहीं है। तो x टेंडिंग टू 0 पे इस बड़े वाले फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 ही दे रखी है, यानी कि कैपिटल fx इज कंटिन्यूअस। कैपिटल fx इज कंटिन्यूअस, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 तो यार अभी बताया था। क्या बताया था? स्टेटमेंट 2 ये था कि भैया f1 और f2 दोनों कंटिन्यूअस हैं क्या। तो f1 तो कंटिन्यूअस है क्योंकि f1 इक्वल टू x तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। f2 जो था वो तो अभी देखा था ना अपन ने, साइन ऑफ 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0।
तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ये वाला फंक्शन। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/x एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? क्योंकि ये ऑसिलेटरी लिमिट है, अभी तो समझाया था। तो काम की बात क्या निकली? काम की बात ये निकली कि ये जो दो फंक्शन थे, जिनमें से एक तो था कंटिन्यूअस और दूसरा था डिसकंटिन्यूअस, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल रिजल्ट जो आया वो कंटिन्यूअस आ गया है। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, बताना गलती समझ में आई क्या, या कोई और पार्ट या कोई पार्ट दोबारा एक्सप्लेन करना है, जल्दी से चैट पे बता देना मुझे। आ गया था, यस यस, समझ गए, यस सर, हाँ जी सर, आ गया, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शंस। मेंस में उतना आज तक पूछा गया नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। जानते ना अपन, ऐसा बनता है उसका ग्राफ, ऐसा हर इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब ये सवाल तो पूछेगा नहीं कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बता दो, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। मैं चैट को दोबारा ऑफ कर रहा हूं। एक्स को डिनोमिनेटर में 1/x लिख सकते हैं बेटा, लेकिन उससे गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन 1/x और डिवाइड में तुम 1/x जब कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 1 बनना चाहिए, नहीं बनेगा 1। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि साइन के अंदर वाली चीज 0 बननी चाहिए और नीचे वाली चीज भी 0 बननी चाहिए, तब 1 बनेगा। जबकि फिलहाल साइन के अंदर इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे वाला इन्फिनिटी है। ऐसे कह लो कि साइन के अंदर इन्फिनिटी जो है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा और नीचे इनफाइनाइट होने की वजह से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आपके सामने कभी इस तरह का फंक्शन आ जाए कि साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बताओ ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, या चेक करो कि -π/2 से π/2 के बीच में कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि इस इंटरवल में इसकी यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाले जो भी मसाला लिखा हुआ है उस मसाले की इंटीग्रल वैल्यूज कहां कहां आती हैं। कहां कहां आती हैं? साइन एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है -1, 0 और 1, जो कि आएंगी -π/2 पे, 0 पे और π/2 पे। यानी कि इस फंक्शन के इन वैल्यूज पर डिसकंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी है सॉरी, पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि इन पॉइंटों पे डिसकंटिन्यूअस आएगा, इन पॉइंटों पे डिसकंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी है। तो सर पॉसिबिलिटी तो क्या करूं मेरे भाइयों? इन तीनों वैल्यूज पे आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां कंटिन्यूअस आ रहा है और कहां कहां डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। ये वाला पार्ट अगर समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं। f1x इंटू f2x समझ नहीं आया सर? थोड़ा जल्दी लिख दिया करो यार। अब देखो मैं आगे बढ़ गया हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। एक बार फिर से देख लो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके सामने इस तरह का फंक्शन आ जाए कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, चेक करो कि -π/2 से π/2 के बीच में कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको ये चेक करना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो मसाला लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हैं। इसकी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, साइन एक्स की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आ सकती है -1, 0 और 1। कब आएगी? कब? व्हेन, जब x की वैल्यू होगी -π/2, 0 और π/2। यानी कि इस फंक्शन के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए ये वाली वैल्यूज पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी है तो आपको इन तीनों वैल्यूज पे अलग अलग कंटिन्यूटी चेक करके फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा। इन द सेम वे अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी है तो ये भी सारे इंटीग्रल वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो कल को अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स आ गया तो भी आपको सेम एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इन द सेम वे सिग्नम एक्स जानते हो क्या? सिग्नम एक्स ये वाला फंक्शन होता है
x ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, 0 पे वैल्यू 0 होती है और लेस देन 1 के लिए वैल्यू इसकी -1 होती है। ये होता है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। तो दिख रहा है हमें कि ये x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। काम की बात यह है कि कल को सिग्नम के अंदर साइन एक्स बन जाए तो जब जब साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही होगी तब तब पॉसिबिलिटी है किसकी? पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉसिबिलिटी चेक करके नहीं दिखा रहा हूं यार, वो तो तुम्हें लिमिट निकालनी है ना यार। π/2 से बड़ा है तो क्या है, π/2 से छोटा है तो क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वाली काम की बात, ये इस तरह का मेंस में आ चुका है, आपको भी ध्यान रखना है। क्या कह रहा है ये कि इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन जा रहा हो, देन कंटिन्यूटी शुड बी चेक्ड एट द पॉइंट्स ऑफ पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ gx and at the points where gx is equal to c, where x equal to c is a possible point of discontinuity of fx। कुछ भी नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि किताबी बात है, ये किताबों में ऐसा लिखा होता है। तो मैं आपको इस वाले पार्ट को एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। चैट को कर देता हूं ऑफ। ये वाला लास्ट वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या? एक fx दिया हुआ है, एक gx दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ gx। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये कि gx खुद x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 डोमेन में नहीं है। तो gx अगर x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है तो f के अंदर gx जब डलेगा तो f ऑफ g ऑफ 2 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो gx है वो x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा f ऑफ gx x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। ये x इक्वल टू 2 वाली पूरी कहानी मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी बात, अब जरा f को देखो। f को भी तो कुछ कुछ दिक्कत है। f जो है वो x इक्वल टू 1 पर दिक्कत है। इसको x इक्वल टू 1 पे ये नॉट डिफाइंड है। x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइंड है। f ऑफ 1 एक्चुअल में नॉट डिफाइंड है। यानी fx जो है वो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो अब अगर f के अंदर gx डाला जाएगा तो क्या होगा? जब gx की वैल्यू 1 बन जाएगी तब भी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। gx की वैल्यू 1 कब बन रही है? gx इक्वल टू 1 अगर डालता हूं इसका मतलब 1 अपॉन x माइनस 2, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। यानी x इक्वल टू 3 पर भी पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। फाइनल आंसर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 पे पूरी की पूरी चीज डिसकंटिन्यूअस आने वाली है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से समझना। चैट ऑन है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेटा टॉपिक लिखा हुआ है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। वंस मोर, नहीं आया समझ में? नोप सर का मतलब क्या है? लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। चलो ध्यान से देखना और समझना। ये वाला पार्ट तो क्लियर है ना कि f ऑफ gx, तो f ऑफ g2 को दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि gx को x इक्वल टू 2 पे दिक्कत है। दूसरा पार्ट, fx को दिक्कत है, x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। fx x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। तो f ऑफ 1 अगर नॉट डिफाइंड है तो f के अंदर जब gx डाला जाएगा तब कब दिक्कत आएगी? जब gx की वैल्यू 1 बन जाएगी तब दिक्कत आएगी। तो gx को अगर मैं 1 करता हूं, यानी कि 1 अपॉन x माइनस 2 को 1 करता हूं तो x की वैल्यू 3 आती है। यानी f ऑफ gx को x इक्वल टू 3 पर भी ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड।
यानी कि x इक्वल टू 3 पर भी ये बन जाएगा डिसकंटिन्यूअस, यानी पूरा का पूरा फंक्शन x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 दोनों जगह पे आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक, चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया जेईई मेंस 2002 में। वो सवाल क्या बोलता था, वो बोलता था सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें, अपन नॉर्मली जो भी फंक्शन देखते हैं वो लगभग सब जगह कंटिन्यूअस होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये वाला जो सवाल पहली बार इस तरह का सवाल आया तो समझ में आया कि ये फंक्शन सब जगह डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्या कहा मैंने, नॉर्मली फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। ये वाला फंक्शन सब जगह डिसकंटिन्यूअस, एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस। तो वो बताना मुझे कि कौन से वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने देखा होगा पहले, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ऐसा क्यों है। देखो जब आप इसका ग्राफ बनाने बैठोगे, क्या डू यू अंडरस्टैंड दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देर आर इनफाइनाइट इररैशनल नंबर्स, देर आर इनफाइनाइट इररैशनल नंबर्स। तो जब मैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये लाइन बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि सपोज x इक्वल टू 1 पे एक पॉइंट आया 1। अब जैसे ही मैं 1 से अगला रैशनल नंबर लूंगा, दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज नेक्स्ट रैशनल नंबर, नेक्स्ट रैशनल नंबर। लेकिन इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इररैशनल नंबर्स लाई कर रहे हैं। यानी कि मैंने तो ग्राफ बना दिया ये वाला, जबकि ग्राफ ये नहीं आएगा, ग्राफ तो नीचे आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स वाला। यानी कि एक्चुअल में ग्राफ कैसा बनेगा, एक्चुअल में ग्राफ ऐसा बनेगा। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सब पे तो बनेगा y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ, y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ। और जितने भी इररैशनल नंबर्स हैं उन पे बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ। सिर्फ पॉइंट्स आते जाएंगे, पॉइंट 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 पॉइंट। क्यों, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो आप, सपोज ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट किए मैंने, इनके बीच में लाई कर रहे हैं इनफाइनाइट इररैशनल नंबर्स। तो जैसे ही x की वैल्यू इररैशनल होगी, वैल्यू ग्राफ नीचे चला जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स पे। अब इस ग्राफ की खास बात यह है कि जब जीरो को अप्रोच करते हैं तो ये इधर वाला ग्राफ भी इसी को अप्रोच कर रहा है, इधर वाला ग्राफ भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, इधर वाला ग्राफ भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जीरो के पास आते आते लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अगर निकालूंगा, एफ एक्स की वैल्यू अगर निकालूंगा तो वो जीरो आएगी और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो ही आ रही है। यानी फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो ओनली। अब मैं बताता हूं आपको शॉर्टकट ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की, या ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो उसको करने की शॉर्टकट ट्रिक। क्या ट्रिक है कि रैशनल और इररैशनल वाले पार्ट दोनों को इक्वल कर देना, x इक्वल टू माइनस एक्स कर देना, तो 2x इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो। सिर्फ x इक्वल टू जीरो पे ही कंटिन्यूअस आएगा। संभावना है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस तरह का फंक्शन आ सकता है आपके आने वाले जेईई मेंस में। रैशनल पे एक्स स्क्वायर है और इररैशनल पे 1 है। बताओ ये कहां पे कंटिन्यूअस आएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट, क्या दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देना, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, यानी कि ये प्लस माइनस 1 पे कंटिन्यूअस आएगा, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस आएगा। शॉर्टकट ट्रिक समझ गए हो तो यस लिखना ताकि मैं आगे बढ़ूं। हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस करनी है। फील आ गई तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Why is it not continuous at all rational numbers? कोई भी दो रैशनल नंबर अगर लोगे तो उन दोनों के बीच में बहुत सारे इररैशनल नंबर भी तो लाई कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर पे तो वैल्यू x आ जाएगी, इररैशनल पे माइनस एक्स आ जाएगी। तो ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। ठीक, -1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कौन सा वाला बेटा, ये वाला। इस वाले फंक्शन की अगर बात कर रहे हो तो ऐसा फंक्शन अगर जेईई में आता है
तो आपको सीधा सीधा ये करना है कि जो रैशनल वैल्यू और इरेशनल वैल्यू है दोनों को इक्वल करना है। नहीं, टू इरेशनल नंबर्स के बीच में मेरे मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे डिफाइंड होती है, दो पॉइंटों के बीच में कंटिन्यूटी डिफाइन नहीं होती है। डिफाइन होता है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है क्या, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है क्या। ऐसा कोई नहीं पूछता कि 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूस है क्या। तो जीरो पे देखो क्या हो रहा है। जीरो पे अगर आप लिमिट निकालोगे, इधर से देखोगे तो भी ग्राफ जीरो का अप्रोच कर रहा है, इधर से देखोगे तो भी ग्राफ जीरो का अप्रोच कर रहा है, इधर से देखोगे तो भी ग्राफ जीरो का अप्रोच कर रहा है, और इधर से देखोगे तो भी ग्राफ जीरो को ही अप्रोच कर रहा है। चारों तरफ से वैल्यू जीरो का अप्रोच कर रही है, तो जीरो पे सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। चारों तरफ से वैल्यू जीरो की तरफ आ रही है, एक इंस्टेंट के लिए कंटिन्यूस बनेगा सिर्फ एक पॉइंट पे। इमेजिन करना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आज तक हमने एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी देखी है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रही है। वो आपको ग्राफिकली दिखेगी नहीं, सिर्फ एल्जेब्रिकली दिखेगी। क्यों? क्योंकि लिमिट की वैल्यू भी जीरो है और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है। वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे मान सकते हैं, इसको आप फील नहीं कर पाओगे। इसको सिर्फ एल्जेब्रिकली मैथमेटिकली ही समझ पाओगे कि उस पॉइंट पे लिमिट भी जीरो है और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस है। चलो आगे बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। x इक्वल टू ए पर अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। ये दो लिमिट्स निकालनी पड़ती है जब किसी फंक्शन को x इक्वल टू a पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो। ये पार्ट आपको आता होगा। इसमें गलती क्या होती है, गलती होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने में। इसको ध्यान से देखना, गलती कहाँ कहाँ होती है। h टेंडिंग टू जीरो प्लस ही रखना है, नीचे माइनस h रखना है, ऊपर a माइनस h रखना है। नहीं नहीं नहीं, h टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस, जीरो प्लस। अगर आप जीरो माइनस वाली बात कर रहे हो तो वो अलग, वो फॉर्मेट अलग बन जाएगी। देखो ना, यहाँ पे मैंने माइनस h लगा दिया है, तो a में से मैं h को घटा रहा हूं और h जो है वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, तो यूं समझो कि 2 में से h को घटा रहा हूं और h की वैल्यू 0.00001 है। यानी 2 में से अगर माइनस करोगे 0.0001 तो ये 1.99999 बन जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की ही तो बात हो रही है। गॉट इट? तो काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों लिमिट निकालना। अगर दोनों लिमिट्स इक्वल आ रही हो तो फंक्शन बन जाएगा, दोनों लिमिट्स इक्वल और दोनों फाइनाइट आ रही हो तो फंक्शन बन जाएगा डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। चलो कर दो जरा ये वाला क्वेश्चन फटाफट से। मॉड्यूलस ऑफ ln x x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है? नहीं बेटा, जीरो माइनस नहीं होगा यार, क्या बात करते हो। एनसीईआरटी पढ़ो ध्यान से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अगर बच्चों को दिक्कत आ रही तो मैं एक बार फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लेना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला मैंने। ये पॉइंट है a कॉमा एफ ऑफ a, ये वाला पॉइंट है a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। सोचो ये a माइनस एच पीछे जा रहा है, यानी a में से कुछ माइनस हो रहा होगा। अगर इस a माइनस एच में h की वैल्यू मैंने जीरो माइनस ले ली, यानी कुछ नेगेटिव वैल्यू ले ली, तो ये एक्चुअल में a से बड़ा बन जाएगा, यानी पॉइंट राइट साइड में चला जाएगा। इसीलिए मैं h को तो जीरो से बड़ा ही ले रहा हूं और a में से h को माइनस कर रहा हूं ताकि पॉइंट a से पीछे चला जाए। अब तो समझ गए होगे, अगर समझ गए हो तो यस लिखना फटाफट से। जिनको भी डाउट था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जल्दी से यस लिख देना,
ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं। ओके गुड। जीरो माइनस से भी डिफाइन हो सकता है बेटा, जीरो माइनस से भी डिफाइन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है आप इसको डिफाइन कर लो कि ये ln x बन जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये माइनस ln x बन जाएगा व्हेन x इज लेस देन 1 और डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन जब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो तो इक्वालिटी मत लगाना। तो ये 1/x बन जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और ये माइनस 1/x बन जाएगा जब x इज लेस देन 1। ध्यान से सुनना, इस तरह का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज ओनली व्हेन फंक्शन इज सिंपल। फंक्शन इज सिंपल। कल को ये 1/ln x टाइप का होता तो x इक्वल टू 1 पर ये इनफाइनाइट 1/0 यानी इनफाइनाइट बन रहा होता। ऐसा अगर हो रहा हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी मत चेक करना। जो बात मैंने कही अभी समझ में आई कि नहीं आई? ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं कैसे फंक्शंस का, जब फंक्शन सिंपल हो, पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा हो, डिनोमिनेटर में जब आता है तो वो चीजें को जीरो बनाता है। ठीक। तो ऐसा करने पर मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा करने पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि f' अगर मैं निकालूंगा, f' अगर मैं निकालूंगा तो f'1 प्लस की वैल्यू तो 1 आ रही है और f'1 माइनस की वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कौन सा वाला पार्ट दोबारा बोलूं बेटा? ग्राफिकल अप्रोच भी बताता हूं, अभी बताता हूं। ln x का ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसा ग्राफ होता है, लेकिन इस पर मॉडुलस लग जाएगा तो जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसा बन जाएगा और ऊपर वाला पार्ट एज इट इज ऐसा रहेगा। तो x इक्वल टू 1 पे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब की बार मैं आपको दे रहा हूं जेईई मेंस 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। एक फंक्शन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि ये कहां कहां पे डिफरेंशिएबल है, कौन से इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। Zn तुमने पूछा, अगेन बोलो ना, कौन सा वाला पार्ट बोलूं बेटा? जिन बच्चों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डाउट है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि h टेंडिंग टू 0 माइनस पे भी हो सकता है। उसमें फॉर्मेट अलग बन जाएगी। मैंने जो फॉर्मेट बनाई है वो h टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए बनाई है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला पार्ट मैं कह रहा हूं कि जब फंक्शन, अगर मान लो इस तरह का फंक्शन आ गया f(x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, आपसे पूछ ले कि x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है क्या, चेक करो। तो दिख रहा है कि कंटिन्यूअस ही नहीं है, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। लेकिन अगर फंक्शन सिंपल सा फंक्शन हो, न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, 1 है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो, उसमें गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा हो और ऐसी चीज आ रही हो जो कि 0 बन रही हो, तो फिर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करना, आप फिर लिमिट को ही सॉल्व करना। क्लियर? चलो आंसर देखते हैं बच्चों के क्या क्या आ रहे हैं। रणवीर का ए आया है, हर्षित का बी आया, जवार का बी, आकांक्षा का ए, मनीष का ए। बी सर पक्का? इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो शायद सही होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनना ध्यान से, अगर फंक्शन ये होता ना x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो पक्का पक्का x इक्वल टू -1 पे दिक्कत आनी थी। लेकिन फिलहाल फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। ये तो नीचे तो कहीं 0 बनेगा ही नहीं ना, नीचे कहीं 0 बनेगा नहीं, तो डिफरेंशिएट करने पर डायरेक्टली सारा कुछ सिंपल बनेगा। सब कुछ डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएशन की, सब पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा होता तो दिक्कत आती है x इक्वल टू -1 पे, लेकिन नीचे मॉड लगा दिया है, तो मॉड लगाते ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, और 1 ऐड किया तो नीचे पूरा डिनोमिनेटर हमेशा 1 से बड़ा ही बन गया। दिक्कत तो तब आती जब नीचे वाला कभी 0 बन पाता, तब दिक्कत आती। अब तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, डायरेक्टली कह सकते हो कि फंक्शन इन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x डिफरेंशिएबल है।
बेटा डी में जीरो इंक्लूड नहीं है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, या इसको अगर लिखना होता माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस जीरो, ऐसे भी लिख सकते थे। तो डी ऑप्शन ये वाला है एक्चुअल में। ये फिर कोई आ गया यार, पता नहीं क्या लिखा है। तो समझ गया ना कि इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका पहचानना सीखो कि कौन से फंक्शन में हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, कौन से में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है और कौन से में कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है, सीधा कह दो ये डिफरेंशिएबल आएगा, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, प्रीवियस स्लाइड प्लीज, ये लो बेटा प्रीवियस स्लाइड। अगर मॉड एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता तो बहुत सारे पॉइंटों पर दिक्कत आ सकती थी। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता तो हमें बहुत सारे इंटीग्रल वैल्यूज पे अलग अलग चेक करना पड़ता कि कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कंटिन्यूस है, सब पे अलग अलग चेक करना पड़ता। इसलिए उसने इतना मुश्किल नहीं दिया है। बाई चांस अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स देता तो पक्का आपको इंटरवल देता कि सिर्फ इतने से इंटरवल में चेक कर दो, यानी सिर्फ -2, -1, 0, 1 और 2, 5 पॉइंटों पे चेक करना पड़ता, अलग अलग चेक करना पड़ता कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूस, कहाँ कहाँ नॉट कंटिन्यूस। चलो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इफ गिवन दैट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/4। जीएम तुम क्या कहना चाह रहे हो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूं, बार बार तुम वही वाली बात लिख रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? अपना नाम भी लिख दो साथ में, HGANSS, तुमने सही जवाब निकाले हैं, अपना नाम भी लिख दो फटाफट से। ऋषि तुमने कह दिया पक्का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में फॉर्मेट अलग है, बिल्कुल ठीक है। तुम कोई भी एक फॉर्मेट को, ओ यार आंसर लिखा हुआ इसमें रह गया आंसर लिखा हुआ चलो ये हटाना था मुझे, पर लिखा हुआ रह गया, चलो कोई बात नहीं। देखो जरा, जब आंसर लिख ही दिया तो सॉल्व कर लेते हैं। अपने पास है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस 2h² माइनस f ऑफ a माइनस 2h², और डिवाइड में है h²। लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो पहले h इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं कि हो क्या रहा है। h इक्वल टू 0 डाल रहा हूं तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, इसका मतलब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं। एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो f डैश a प्लस 2h² इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जो कि आएगा 4h माइनस f डैश a माइनस 2h² इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जो कि आएगा माइनस का 4h, डिवाइड में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो कि आएगा 2h। तो h h और h तो सब जगह से कैंसिल हो गया, बचा क्या? अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 में अगर मैं h को 0 डालता हूं तो अब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है ही नहीं, क्योंकि नीचे वाला 0 तो हट चुका है। तो ऊपर बच जाएगा f डैश a 4 टाइम्स, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में आएगा 4 टाइम्स f डैश a, डिवाइड में पड़ा हुआ है 2, यानी कि ये बन जाएगा 4 टाइम्स f डैश a और वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ गए क्या? जल्दी से बताना, समझ गए हो तो आगे बढ़ता हूं। डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगाकर इसको निकाला जा सकता था, यस सर। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि सर डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है, आपने तो लिमिट का क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक और चीज समझाना चाह रहा था जो आपके किसी और क्वेश्चन में काम में आ सकती है। देखना क्या समझाना चाह रहा था मैं। ये लिमिट जब निकालनी थी तो इस लिमिट में मैं थोड़ी देर के लिए 2h² को t पुट कर रहा हूं, तो जब h टेंडिंग टू 0 है तब t भी तो टेंडिंग टू 0 है। ऊपर बच रहा है f ऑफ a प्लस 2h² की जगह डाल दिया मैंने t माइनस f ऑफ a माइनस t, और डिवाइडेड बाई h² की जगह डाल दिया मैंने t/2। 2 तो ऊपर आ गया,
तो बना ट्वाइस ऑफ लिमिट टी टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस टी माइनस एफ ऑफ ए माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। ये फॉर्मेट में क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि किसी और क्वेश्चन में काम में आ सकती है। मैंने यहां पे माइनस एफ ऑफ जगह थोड़ी कम है, थोड़ा छोटा लिख देता हूं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एफ ऑफ ए प्लस टी जो था उसमें मैंने माइनस ऑफ एफ ए कर दिया, और एफ ऑफ ए माइनस टी था उसमें भी मैंने माइनस ऑफ एफ ए कर दिया, और डिवाइड में टी पड़ा हुआ है, तो जो डिवाइड वाला टी है उसको यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया, और लिमिट टी टेंडिंग टू 0 लगा दिया, और बाहर एक 2 का मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है। कौन सा 2? ये वाला 2। अब देखो ध्यान से, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड है क्यों? क्योंकि फंक्शन दे रखा है डिफरेंशिएबल है, यानी इसकी वैल्यू भी एफ डैश ए के बराबर है। माइनस आएगा क्या यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये वाला देखो, ये माइनस का एफ डैश ए है। क्यों? क्योंकि नीचे अगर माइनस टी होता तब ये एफ डैश ए बनता, लेकिन नीचे तो टी है, इसलिए माइनस का एफ डैश ए है। मल्टीप्लाई में 2 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में 2 अगर पड़ा हुआ है तो ये बन गया 2 इंटू ट्वाइस ऑफ एफ डैश ए, यानी कि 4 टाइम्स एफ डैश ए। ये इस सवाल के लिए, पर्टिकुलर सवाल के लिए ये वाला तरीका उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन ये ट्रिक काम में आ सकती है, ध्यान में रखना। कल को बहुत गंदा सा बना देता, एफ ऑफ ए प्लस एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, यहां भी बना देता एफ ऑफ ए माइनस एच क्यूब माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h, और नीचे सेम चीज लिख देता एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। तो डिफरेंशिएट करते तो बहुत बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। डायरेक्टली क्या करता मैं ऐसे में, मैं इस पूरी चीज को टी पुट कर देता, तो इस तरह की फॉर्मेट बन जाती। किस तरह की? इस तरह की फॉर्मेट बन जाती। समझ गए? अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया हो, नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि डिफरेंशिएट करके भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ें क्या? जल्दी से बताना। जो अपन ने टी पुट किया था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएबिलिटी पे भी सेम थ्योरम्स है, जैसी कंटिन्यूटी पे थी वैसी की वैसी डिफरेंशिएबिलिटी पे भी है, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा हूं। सेम प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज है, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा हूं। अपन बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2008 में आ रखा है। हाउ विल वी गेट? इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए प्लस, यहां पे कुछ एच का फंक्शन था, यहां भी सेम एच का फंक्शन था, नीचे एच का सेम फंक्शन क्रिएट कर लो। अब अगर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाते तो एक पार्ट एफ डैश ए में कन्वर्ट होता, दूसरा पार्ट एफ डैश माइनस ए में कन्वर्ट होता। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये टिपिकल पार्ट, ये वाला क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया अपन ने, वो डिफरेंशिएशन से भी, यानी एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी कवर हो सकता है, इसलिए घबराओ मत। 2 तरीके बताएं क्वेश्चन को करने के यार, कोई भी एक तरीका समझ लो, काम चल जाएगा ना, घबराओ मत। शिवम का ए आया, केएम का ए आया, ए रणवीर का आज तो जितने भी जेईई मेंस वाले क्वेश्चन मैंने जितने भी दिए, वो तुमने बहुत गलतियां कर रही है, बहुत गलतियां कर रही है। जो नए क्वेश्चन दिए थे वो तो तुमने ठीक कर लिए, लेकिन जेईई मेंस वाले क्वेश्चन तुम गड़बड़ कर रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? ना 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 ना। देखो फिर से देख लो, अब बच्चों के सही आंसर आने शुरू हुए हैं। करेक्ट आंसर ही सी करेक्ट आंसर है। अब बच्चों के जो आराम से निकाल रहा है, सोच समझ के निकाल रहा है। मैं एक बात, बहुत काम की बात बता दूं आपको, बहुत ही काम की बात। पेपर में जब आपके सामने कंटिन्यूटी में उतना खतरा नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल आए, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। मेंस में भी, एडवांस में भी डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल बड़ा खतरनाक होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना, क्या फंक्शन दे रखा है x-1,
इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस फंक्शन को देख के बताओ, इसको x इक्वल टू 0 पे कोई दिक्कत आएगी क्या? कहाँ आएगी? कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यार। नीचे 0 बन ही नहीं रहा है, x इक्वल टू 0 डालने पर फंक्शन वेल डिफाइंड है, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। 0 पे तो मुझे चेक करना ही नहीं है, 0 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही आएगा। चेक तो सिर्फ 1 पे करना है। 1 पे चेक करने के लिए मैं लिमिट निकालने जा रहा हूं। ठीक, लिमिट निकालने जा रहा हूं x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं लिमिट निकालूंगा तो मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? f लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0, सॉरी 1 पे निकालना है, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। तो बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा h। दूसरा बन जाएगा साइन 1 बाई एच, f ऑफ 1 0 दे रखा है, डिवाइड में आया h और h तो कैंसिल हो गया। ये जानी पहचानी लिमिट बन गई। कौन सी वाली? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस साइन के अंदर 1 बाई एच। ये तो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेटरी लिमिट है। समझे? तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? एक और काम भी कर सकते थे, इसमें डायरेक्टली कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते थे। कंटिन्यूटी चेक करते तो कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूस तो आ रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये वाला h और ये वाला h कैंसिल होने की वजह से बचा सिर्फ साइन ऑफ 1 बाई एच, जो कि ऑसिलेटरी लिमिट है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। समझ गए क्या? ऐसे ही किया। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बेटा x इक्वल टू 1 पे डिफाइन कर रखा है ना, देखो 0 बता रखा है ना x इक्वल टू 1 पे। ऐसे मत करो यार, x इक्वल टू 1 पे बता रखा ना वैल्यू 0 है। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है बेटा, थोड़ा सा आंखों पे जोर पड़ता है, बार बार स्क्रीन को देखते हैं तो, और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बीच में आंखों का आराम देना पड़ता है। तबीयत बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है मेरी। डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। ये वही वाला सवाल है। ये सवाल रिपीट हो रखा है, जो पहले सवाल आया था ना x इंटू साइन 1 बाई एक्स वाला, वैसा ही तो है। अब की बार x नहीं, उसको x माइनस 1 और साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कर दिया। सेम ही बात है। ये सेम चीज जेईई मेंस में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक, बढ़े आगे। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बाय ग्राफ। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं जेईई मेंस में, तो मैंने एक नया क्वेश्चन बना के दिया आपको इस तरह का, जिसमें बोल रहा है मैक्सिमम ऑफ 3 फंक्शन दे रखे हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन में करके दिखाऊं या आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है? बताना जरा फटाफट से। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना आता है क्या? ग्राफ बनाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ बनाना पड़ता है। नहीं आता है? चलो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। चैट को मैं कर रहा हूं ऑफ। अगर ऐसा दिखे आपके सामने एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कुछ x कॉमा एक्स स्क्वायर, या ऐसा दिखे एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कुछ x कॉमा एक्स स्क्वायर, तो आप x और एक्स स्क्वायर दोनों के ग्राफ बना लेना। और मैक्स और मिनिमम का क्या मतलब है मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? मुझे अभी क्या करना है, मुझे एक तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है। कैसा आएगा ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली, ये तो है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। फिर मुझे बनाना है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ। तो 0 पे वैल्यू 1 है, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। ये वाला ग्राफ बन गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ। ये वाला पॉइंट आ रहा है 0,1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे 2 का ग्राफ बनाना है, यानी y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ बना दिया, ये वाला, ये बन गया y इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये 3 फंक्शन है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर है तो देखो इस पॉइंट के लेफ्ट में देखना, इस पॉइंट के लेफ्ट में आपको 3 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन अचीव कर रहा है? ब्लू वाला अचीव कर रहा है, ब्लू वाला, यानी कि
इस पॉइंट के लेफ्ट में तो इतना इतना ग्राफ रहेगा। अब थोड़ा आगे बढ़े तो फिर से देखो 1 2 3, ये 3 ग्राफ दिख रहे हैं। इन तीनों में अब मैक्सिमम कौन दिख रहा है, यानी सबसे ऊपर कौन दिख रहा है, रेड वाला, यानी अब ये वाला ग्राफ बनेगा, यहां तक बनता रहेगा। फिर वापिस से इस वाले पॉइंट के राइट में जब जाएंगे तो इस वाले पॉइंट के राइट में अब सबसे ऊपर कौन दिख रहा है, ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है, यानी कि अब ये वाला ग्राफ बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। समझ में आया क्या, जल्दी से बताना चैट में। हाँ, ऐसे तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। समझ गए, नहीं समझे? वंस अगेन फटाफट से देख लो। मैंने ये कहा कि आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे बहुत सारे। कौन कौन से? पहला ग्राफ तो ये वाला बनाना है, दूसरा 1 - x का और तीसरा 2 का। अब ऐसे चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? ये वाला तो कर लिया अपन ने, एग्जांपल में एक और लेके समझा देता हूं। सपोज फंक्शन होता इस तरह का, एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो, आप एक तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ और दूसरा ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब देखो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंटों के लेफ्ट में बीच में और आगे दिक्कत आएगी। ठीक, इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट में देख रहा हूं तो मिनिमम कौन आ रहा है, यानी कि नीचे ग्राफ कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर देख रहा हूं तो मिनिमम यानी कि ये वाला ग्राफ आ रहा है। इस पॉइंट के आगे जाऊं तो मिनिमम यानी नीचे वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ आ रहा है। तो एफ एक्स का एक्चुअल ग्राफ अगर बनाओगे तो इस तरह का बनेगा, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसा, स्ट्रेट लाइन के बाद कुछ ऐसा पैराबोला, फिर वापिस से स्ट्रेट लाइन। यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, क्योंकि एक चोंच आ रही है, तीखी चोंच, शार्प कॉर्नर आ रहा है, इसलिए वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है। अब समझ गए क्या? In the previous sum, the option is A, sir. Which question, beta? This one? No. It is differentiable at x equal to 0. Check again. Okay? ग्राफ रॉन्ग, कौन सा ग्राफ गलत बना दिया यार? ये वाला ठीक तो बनाया है। अब की बार मिनिमम किया था ना तो नीचे वाला बनाया है, और इस वाले में था मैक्सिमम था तो ऊपर वाला, ऊपर जो पार्ट आ रहे हैं, तो ऊपर पार्ट ये वाले आ रहे हैं। यानी दो पॉइंटों पे नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है बिकॉज ऑफ शार्प कॉर्नर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर आ रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला ही तो आएगा यार, पैराबोला ही तो आएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला ही तो आएगा। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन इसको कट करेगी 1 पे और 0 पे। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। लास्ट एक कॉन्सेप्ट बचा है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन तो अपन फंक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लेकिन फंक्शनल इक्वेशन वाले चैप्टर में x को रिप्लेस किया x+2 से, x-1 से, 1/x से। तो पहचानना कैसे है कि क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी वाला है या फंक्शन वाले चैप्टर में से है। जब क्वेश्चन में लिखा हो लेट f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन और इस तरह की कुछ कंडीशन दे रखी हो, तो समझ जाना अब जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूं उस मेथड से सॉल्व होगा। ठीक, जब इस तरह का डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा हो तो पहले तो आप किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं x और y दोनों को 0 डालता हूं तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है f ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0, बाकी सब तो 0 बन रहा है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है। f ऑफ 0 की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो यहां पे देखना ध्यान से, ये ऊपर वाला भी 0 है, नीचे वाला भी 0 है, यानी कि 0/0 की फॉर्मेट है। यानी इसमें एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो ये f' x डिवाइड में 1 आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0।
यानी कि ये एफ डैश 0 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है, यानी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली एक और इंफॉर्मेशन आपको दी है कि एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है। इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट समझ लेना कि ये जो ये वाला जो पार्ट दे रखा है ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है आपको कि एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि फंक्शन कैसे निकालना है। फंक्शन कैसे निकालना है, अपन ने दो चीजें तो निकाल ली कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है। अब जो ये अपन को फंक्शन दे रखा है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको पार्शली डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी जहां जहां वाई आए उसको कांस्टेंट मानना है। ठीक, तो एफ को डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई एज इट इज, इनटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 ही आ रहा है, क्योंकि y को तो कांस्टेंट मानना है तो y का डिफरेंशिएशन 0। दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा क्योंकि y को अपन कांस्टेंट मान रहे हैं, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो सिर्फ 2xy आएगा क्योंकि y को तो कांस्टेंट मान रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो y स्क्वायर आएगा क्योंकि y को तो अपन कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ अपन को वैल्यूज डालनी है, जैसे कि एफ डैश एक्स आ रहा ना, तो एफ डैश 0 1 दे रखा है, तो अब मैं पुट कर देता हूं पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बन गया एफ डैश वाई, ये बन गया एफ डैश 0 और प्लस में आ गया वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा। ध्यान से देखो, एफ डैश वाई की वैल्यू, एफ डैश 0 कितना है 1, तो एफ डैश वाई की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रही है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ चुका है क्या? एफ डैश वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर निकल चुका है। एफ डैश वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर निकल चुका है। इसका मतलब एफ डैश एक्स भी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, जहां जहां वाई था वहां एक्स से रिप्लेस कर दिया मैंने। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल चुकी है तो इंटीग्रेट कर दूं एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लगाना मत भूलना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? इससे निकलेगा ना, एफ 0 की वैल्यू 0 है तो x को अगर 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू भी 0 ही आ गई, यानी कि एफ एक्स निकल कर आ गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ये अपना फंक्शन निकल चुका है। रिपीट करूं क्या या एक और क्वेश्चन से समझा दूं? ये वाला पार्ट रिपीट करना है क्या, या ऐसा एक जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं, क्योंकि सॉल्व करने का टाइम नहीं है, टाइम हो चला है। एक और ठीक है। एक रिपीट करने का टाइम नहीं है अभी, मैं एक और क्वेश्चन ऐसा जेईई मेंस में आया हुआ दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ 5 2 के बराबर है, एफ डैश 0 दे रखा है, एफ डैश 5 की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला स्टेप, क्या करूं फिर? ये वाला होमवर्क में देके पिछले वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दूं क्या? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में देखकर पिछला क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दूं क्या? ये आइडिया कैसा है? 13 क्वेश्चन होमवर्क में दूं और पिछला वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। जेईई वाला सॉल्व करिए। मैं चाह रहा था एक बार तुम सॉल्व कर लेते जेईई वाला यार, तो तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाते। आधे बच्चे कह रहे हैं यस सर, आधे बच्चे कह रहे हैं नो सर। मैं चाह रहा हूं ये तुम घर से करके लाते यार। वाई टू अज्यूम वाई एज कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये तुम करोगे। चलो, तो ये वाला तुम करके लाना होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का डिस्कस कर दूंगा, डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है और कैसे करना है।
ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि x और y दोनों को 0 पुट करने पर f0 की वैल्यू 0 आ रही थी। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाले से हमें पता चल रहा था कि f'0 की वैल्यू 1 है। ठीक, अब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू fx प्लस fy प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि जहां जहां x है उसको तो वेरिएबल मानूंगा, जहां जहां y है उसको मैं कांस्टेंट मानूंगा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेथड है। तो डिफरेंशिएट करने पर f का f डैश हो जाएगा, इनटू चेन रूल से जब अंदर जाऊंगा तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि y को तो कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है। दिस इज इक्वल टू f डैश x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि y को कांस्टेंट माना हुआ है। इसमें y कांस्टेंट है तो y तो एज इट इज रह गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। इसमें y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर तो एज इट इज रह गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक, तो मेरे पास आ गया f डैश ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश x प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगले पेज पे लिख लेता हूं मैं, f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश x प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि ये दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो मुझे कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी चाहिए ताकि एक ही वेरिएबल बच जाए और बाकी सारी वैल्यूज मुझे ध्यान हो। तो मुझे पता है कि f डैश 0 की वैल्यू है मेरे पास, तो अपन एक काम करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा f डैश y, ये बन जाएगा f डैश 0, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ y स्क्वायर। f डैश 0 की वैल्यू 1 है, यानी कि f डैश y की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रही है। तो y को अगर x से रिप्लेस करूंगा तो f डैश x की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। f डैश x की वैल्यू निकलने का मतलब है अब तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट। तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx, 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूल जाना। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, f0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब c की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि fx मेरे पास निकल के आ गया क्या, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। टाइम हो चला है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है आज इसलिए हमें आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जो मैंने समझाया उसी से हो जाएगा, इसलिए इसको आप होमवर्क में ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में इसको अगर आप चाहोगे तो मैं फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? f00 कैसे, ये बताया ना मैंने, x और y दोनों को 0 डाल के देख लेना, बड़े आराम से f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये डाल के देख लेना आप। ओके, टाइम काफी ऊपर हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज की क्लास में मुझे मजा नहीं आया क्योंकि तुम डिफरेंशिएबिलिटी वाले सवाल में जो सीरियसनेस लानी है वो तुम ला नहीं रहे हो, तुम ऊपर से हवा में आंसर निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है सर नॉट डिफरेंशिएबल लग रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के सवाल खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ आंसर पक्का निकल जाएगा। आंसर क्या निकलना है? कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, तो कुछ ना कुछ आंसर पक्का निकलता है और वो आंसर गलत होता है अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं किया है तो। और किसी चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं तो आपने छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्क नहीं आए। कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी में खतरा क्या है कि आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर कुछ ना कुछ निकल जाएगा, क्योंकि दो ही आंसर निकलने हैं, कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। तुम कुछ ना कुछ आंसर पक्का निकालोगे और तो अगर तुमने जल्दीबाजी में आंसर निकाला तो तुम्हारा आंसर गड़बड़ निकलेगा। इसलिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सवालों में जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय। होमवर्क दिखा दीजिए सर, ये लो यार। वेलकम। देखो ये थैंक यू तुम्हारा तब पूरा होगा जब तुम ये होमवर्क वाला क्वेश्चन अच्छे से करके लाओगे, ठीक है? चलो बंद करना पड़ेगा, इट्स रियली ओवर टाइम। बाय बाय। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी, आप लोगों को ब्रेक भी चाहिए, खाना वाना भी खाना होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.